वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आज मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं ये आखिर कैसे तय किए गए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम पीछे इतिहास यदि पलट के देखें, क्योंकि देखिए हिस्ट्री को और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता, ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। तो जब मैं आपको एसपीएल पढ़ाऊंगी इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उसका रेफरेंस दूंगी ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए हमारे यहाँ भी कॉलोनियल रूल था, हम सब इससे अवगत हैं। जब ये देखें कि हमारे देश में कॉलोनियल रूल था तो आप देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। आपको ध्यान होगा कि भगत सिंह ने जो लेजिस्लेचर के ऊपर, विधानसभा के ऊपर जो बम फेंका था उसके पीछे रीज़न क्या था, कभी सोचा आपने? उसके पीछे यही रीज़न था। और उन्होंने एक स्लोगन भी बोला था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहरे हैं, इसलिए जो बम उन्होंने फेंका इसका अर्थ वो किसी को क्षति पहुंचाना नहीं चाहते थे। उनका ये मानना था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो बहरे हैं क्योंकि ये हमारी डिमांड को सुनते ही नहीं है, हमारी बात को सुनते ही नहीं है। तो रोष था, लोगों में रोष था, लोग परेशान थे इस तरह के कॉलोनियल रूल से और वो चाहते थे कि हमारे देश को अपना शासन मिले। और इसीलिए जब हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट चला और हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे की फीचर्स जोड़े। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं बनाया था, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन लोगों ने इसे बनाया था। ये जो ग्रुप था 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया और उसमें तकरीबन 300 मेंबर्स थे। इसको तकरीबन 3 साल लगे भारत का संविधान लिखने में और उसके सामने एक ह्यूज टास्क था भारत का संविधान लिखने की। इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। देखो, देश आज़ाद हुआ था तो ऐसा तो था नहीं कि देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिशर्स तुरंत चले गए, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हमने अपना संविधान लिख लिया और हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, एक के बाद एक। यदि हम देखें बहुत सारी समस्याएं थी जो उस समय संविधान लिखते समय उन समस्याओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी सिर्फ एक देश के लिए नहीं आई थी, बल्कि इस आज़ादी ने हमारे मुल्क को, हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया। ये एक अलग कहानी है। बट आप देखिए कि उस समय इतने सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से यहाँ आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एक तो भारत का विभाजन हो गया था, दूसरे इतने सारे रिफ्यूजीज आए थे यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटल करना था। इसके अलावा आप देखिए तो भारत खुद में ही एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। इन सब में सामंजस्य बिठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस चुनौती का सामना करना था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो हुआ कि ठीक है भाई आज़ादी मिल गई, देश का विभाजन हो गया, रिफ्यूजीज आए, उसका भी समाधान हो रहा था, सरकार कर रही थी। एक तीसरी समस्या थी जो कि बहुत ही गहन समस्या थी और वो थी प्रिंसली स्टेट्स की। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि जिस समय ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, जिस समय कॉलोनियल रूल था यहाँ पे, उस समय राज्य नाम का कोई चीज़ नहीं था। तो ये 2 भागों में आप उस समय के जो प्रांत कह लीजिए या प्रोविंस कह लीजिए, उसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसके ऊपर राजाओं का शासन था, इनकी संख्या तकरीबन 500 से ज़्यादा थी। और दूसरी तरह के जो प्रोविंस थे वो ब्रिटिश गवर्नर के अंतर्गत थे। तो यानी कि आप यदि इस तरह से देखें तो भारत में जो प्रांत थे वो विभाजित थे 2 हिस्सों में। कुछ पे भारतीय राजाओं का, भारतीय नरेशों का, जो इंडियन किंग्स थे उनका शासन था और कुछ के ऊपर ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। तो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो
इन सारे राज्यों में जो राजाओं का शासन था, कहने का मतलब हमारे यहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो मोनार्की थी। तो मोनार्की में तो भाई राजा ऐश करते हैं, वो अपनी तरीके से शासन चलाते हैं, सारा डिसीजन खुद लेते हैं, किसी का हस्तक्षेप उन्हें पसंद नहीं होता है, प्रजा की बात वो नहीं सुनते हैं, उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। तो हम उस तरह के जो गवर्नमेंट होती है उसको मोनार्की, ऑटोक्रेसी कह सकते हैं। तो यही स्थिति थी इंडिया में भी। तो इंडिया आज़ाद तो हो गया था, बट अभी भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि मीन्स वो समझ रहे थे कि ठीक है आज़ादी मिल गई है तो हम भी अपना अपना राज्य चलाएंगे और देश भी आज़ाद हो गया। पर ऐसा कहीं होता है क्या? जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होगी, कॉलोनियल रूल चला गया, कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया, ब्रिटिशर्स चले गए, तो क्या हम मोनार्की में वापस आ जाएंगे? ऐसा कहीं पे होता है क्या? ये स्ट्रगल किस लिए था? इसलिए था क्योंकि हमें अपना शासन अपने हाथों में मिले, हम खुद शासन कर सकें। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि जितने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे ये इस चीज़ के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे कि भाई ठीक है हम यूनियन ऑफ स्टेट्स में शामिल हो जाएं। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए, इन सब राजाओं के साथ मीटिंग्स की, सबके साथ बैठे, सबको समझाया, कन्विंस किया और सबको इस बात के लिए तैयार किया कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसके पक्ष में आप अपना वोट दीजिए, यानी कि आप अपने राज्य को यूनियन ऑफ स्टेट्स में शामिल कर दीजिए। तो इस समस्या का भी समाधान हो गया। हमने अभी तक 3 समस्या डिस्कस किया है ना। एक हमने डिस्कस किया कि देश आज़ाद हो गया और देश का विभाजन हो गया, और दूसरा हमने डिस्कस किया कि किस तरह से रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम आया, उसको भी गवर्नमेंट ने सेटल किया। तीसरी परेशानी थी प्रिंसली स्टेट्स की, उस समस्या का भी समाधान हुआ। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो राजी नहीं थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, और तो क्या सारी समस्या ख़त्म हो गई? आज़ादी मिल गई, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे? बिल्कुल भी वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ज़रूरत थी देश को आर्थिक और सामाजिक तरीके से विकसित करने की। ऐसा तो था नहीं कि भाई ठीक है आज़ाद हो गया अब हम पुरातन पंथी में पड़े रहें, है ना। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जाना था जिससे कि देश का विकास हो सके। तो अब हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला की फीचर जो है वो है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का क्या मतलब है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। हर लेवल पे हमारे पास गवर्नमेंट है। अब इस चीज़ को हम एक फ्लो चार्ट के जरिए समझ लेते हैं। सबसे ऊपर का जो लेवल है वो है यूनियन लेवल। यूनियन लेवल को कई बार नेशनल लेवल कह देते हैं, कई बार सेंटर कह देते हैं। तो इसके बाद का जो लेवल है ये है स्टेट लेवल, और इसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक हो गया शहरी क्षेत्रों में जो होता है, सिटीज में, अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में सिटीज आप अंडर ब्रैकेट लिख लीजिए, और दूसरा होता है रूरल एरिया में। यहां पे आप रूरल एरिया में विलेज लिख लीजिए। तो यूनियन लेवल, नेशनल लेवल पहला लेवल हो गया हमारा जो पूरी कंट्री को देखता है। दूसरा स्टेट लेवल, और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी चलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात चल रही है तो मैं पहले बता दूं कि पहले हमारे यहाँ ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। पहले हमारे यहाँ सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी जो अपने शासन को देखती थी। लेकिन बाद में चल के ऐसा सोचा गया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे काम सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट देखेगी या यूनियन गवर्नमेंट देखेगी, या फिर सारे के सारे काम स्टेट देखेगी। तो उसके नीचे भी एक स्तर होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिकली बहुत ही अच्छा माना जाता है जब आप पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं।
यानी आप अपने हाथ में जो शक्ति है उसको बांटते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नीचे के लेवल को इंट्रोड्यूस किया गया। ये 73rd अमेंडमेंट के अनुसार हुआ था और 1993 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जो यूनियन लेवल के फेडरल सिस्टम में होता क्या है। फेडरल सिस्टम बोलने से सिंपली आप समझिए कि लेवल्स में, हर लेवल में हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि हर लेवल में हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, तो एक चीज़ और आती है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट है, इट मीन्स कि हर लेवल पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के ऑर्गन अवेलेबल हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। अब जैसे यूनियन या नेशनल की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के जो 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों यहाँ पे हमें मिलेंगे। लेजिस्लेचर मिलेंगे हमें, एग्जीक्यूटिव मिलेंगे और जुडिशरी, ये तीनों हमें यहाँ पे मिलेंगे। सिंपली जब हम स्टेट लेवल की बात करेंगे, तो यहाँ भी हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलेंगे। और जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहाँ भी गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलेंगे। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी देश के हित में काम होता है, ये सारा का सारा काम सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट नहीं करती है, वो अपने पावर को शेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग चलता है। चलिए एक छोटा सा एक किसी चीज़ को ले लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। यदि हम यूनियन लेवल पे लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे ये अर्बन और रूरल एरिया में बटे हुए हैं। अब यदि मैं एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल ले लूँ या चलिए जुडिशरी का एग्जांपल ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हर स्तर पे शासन है। तो जुडिशरी की बात करें तो यूनियन लेवल पे या नेशनल लेवल पे हमें कौन सा कोर्ट देखने को मिल जाता है, हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। स्टेट लेवल पे हमें हाई कोर्ट देखने को मिलता है। और लोकल लेवल पे हमें क्या दिखता है, लोकल लेवल पे शहरी क्षेत्र में जब हम जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में, तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखते हैं। और जब हम गांव के एरिया में जाते हैं तो हमें पंचायत दिखता है। तो इस तरह से पावर का डिवीज़न हुआ है, पावर का शेयरिंग हुआ है। ये क्यों किया गया है, ये सवाल उठता होगा आपके दिमाग में। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए सारा काम कोई एक आदमी करे तो बहुत मुश्किल आन पड़ती है। मान लीजिए घर में भी, मान लीजिए ढेर सारे गेस्ट आ गए हों और सारा काम सिर्फ मम्मा करें या सिर्फ सारा काम पापा करें तो सही नहीं है। तो क्या है कि हम अपने पावर को थोड़ा सा बांट लेते हैं बच्चों के साथ भी कि ठीक है ये काम तुम कर दो, बाहर से जाके कुछ ले आ दो, तुम ये कर दो, है ना। तो क्या होता है कि जब हम इस तरह से पावर की शेयरिंग करते हैं तो जिसके साथ हम अपना पावर शेयर करते हैं उसे भी अपना इम्पोर्टेंस पता चलता है। दूसरी ये बात है कि मान लीजिए कि आप जिस कॉलोनी में भी रहते हैं वहाँ का नाला ख़राब हो गया या वहाँ पे कचड़े वाला लेने नहीं आ रहा है, गार्बेज लेने नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने लोकल लेवल पे जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है उसको हम कंप्लेन करेंगे, ना कि हम स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे। तो इस तरह से जो हर लेवल पे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हमें मिलते हैं इसे ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं या फेडरलिज्म कहते हैं। तो ऑटोनॉमी तो दी गई है स्टेट को या लोकल लेवल पे, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है या नेशनल यूनिटी की बात आती है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे नेशनल कंसर्न होना ज़रूरी है, तो ऐसे विषयों पे राज्य सरकार को केंद्र सरकार की बात माननी होती है। पर ये बात भी समझने की है कि जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ठीक है स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार की बात माननी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये नेशनल गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट की तरह काम करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे जो स्वायत्तता मिली हुई है, उसे जो ऑटोनॉमी मिली हुई है, ये उसने कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्रॉ करी है। कहने का मतलब संविधान के अनुसार ही उसको यानी कि राज्यों को ये स्वतंत्रता या ये स्वायत्तता या ये ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें।
तो यहाँ पे जब मैंने ये एक फेडरल चार्ट बनाया है तो साथ ही साथ आपको बता दूँ कि आप लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो क्लास 6 में पढ़ी होगी। क्लास 6 में आप लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ी होगी। स्टेट लेवल के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने 7th में पढ़ा, और अब हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, नेशनल गवर्नमेंट के बारे में या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा फेडरलिज्म। अब हम नेक्स्ट की फीचर को डिस्कस करेंगे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें होती है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लोकसभा, इसके बाद राज्यसभा, और इन सब से ऊपर प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर ही हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमने पार्लियामेंट को समझ लिया कि ठीक है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और इन तीनों को मिला के हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, समझ में नहीं आया कुछ, है ना? चलिए मैं समझाती हूँ। इसमें ऐसा हुआ, इसका ये कहने का मतलब है कि हमें, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय से ही हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार दिया गया। इसका मतलब होता है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स किस लिए? ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। तो रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, कैसे करके कहाँ पे बिठाएंगे हम इस रिप्रेजेंटेटिव को चुन के? इस रिप्रेजेंटेटिव को जो हम चुनेंगे, तो मैंने जैसा कि अभी कहा यूनियन लेवल की यदि बात करें तो यूनियन लेवल पे हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं उन्हें एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब स्टेट लेवल पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो उसे कहते हैं एमएलए, ठीक है? तो और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं तो इसका सीधा सही मतलब है कि जो लोग भी 18 ईयर्स के या अबव 18 ईयर्स हैं उन सभी को वोटिंग राइट्स है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे की फीचर की तरफ। तो जो हमारा थर्ड की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? हम वापस चलते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें एक ट्रिक बताई गई है। और ट्रिक क्या है? छोटी सी बात है कि भाई कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को याद कैसे रखना है। तो सीधी सी बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश को याद रख लीजिए, त्रिदेव को याद रख लीजिए, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो हमारे 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हो गया जुडिशियरी। पावर्स को इस तरह से शेयर करने का क्या मतलब है कि एक तो ये कि हर ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक चेक बना रहे और वो इसको एक दूसरे को चेक करते रहें कि भाई दूसरा ऑर्गन सही से काम कर भी रहा है या नहीं। सेपरेशंस ऑफ पावर में लेजिस्लेचर जो होता है ये कानून का निर्माण करता है, एग्जीक्यूटिव जो होती है इस कानून को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशियरी जो होती है वो बने हुए कानून में यदि कोई वायलेशन होता है तो उसको पनिश करती है। सीधी सी बात है। तो अब इसमें देखिए कि लेजिस्लेचर में जो लोग होते हैं वो हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव एक स्मॉल ग्रुप है लोगों का जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए और देश में शासन चलाने के लिए। अच्छा, इस एग्जीक्यूटिव में हमारे यहाँ जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव है। हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव नहीं है, हमारे यहाँ 2 एग्जीक्यूटिव्स हैं। एक तो प्रेसिडेंट है जो कि नॉमिनल हेड हैं और दूसरे प्राइम मिनिस्टर है जो कि एक्चुअल हेड हैं। तो
और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मंत्री परिषद होती है, उनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ये सारे लोग मिलके देश का शासन चलाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ दो हैं, एक तो हो गए प्रेसिडेंट और दूसरे हो गए पीएम, प्राइम मिनिस्टर। हालांकि प्रेसिडेंट की स्थिति, जैसा कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है, तो जो कंडीशन उसमें मोनार्क का है, जो स्थिति वहाँ के ब्रिटेन के राजा की है, हमारे यहाँ वही स्थिति प्रेसिडेंट को दी गई है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड होता है, वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल पावर को एंजॉय पीएम करते हैं, ठीक है। और जुडिशियरी की बात करें तो जुडिशियरी भी हर लेवल पे अलग अलग होती है, तो मैंने आपको बताया ही। प्लस जब कभी भी किसी कानून का, किसी नियम का वायलेशन होता है तो जुडिशियरी में जाके उसे कोर्ट्स में जाके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ फीचर की तरफ, और वो फोर्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए हैं, ये दो स्तरों पे दिए गए हैं, ये 2 लेवल्स पे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये हमें 2 स्तरों पे दिए गए हैं। पहला है अगेंस्ट स्टेट और दूसरा है अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो फंडामेंटल राइट्स जो 2 स्तरों पे दिए गए हैं, अगेंस्ट स्टेट और अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, इसका क्या मतलब है? अगेंस्ट स्टेट का क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि इस स्टेट का मतलब एमपी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टेट का मतलब है अ डेफिनेट टेरिटरी, एक निश्चित भूभाग, है ना। तो इस स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब जो आज के राज्य हैं उससे बिल्कुल भी नहीं है। और अगेंस्ट इंडिविजुअल, तो अगेंस्ट इंडिविजुअल क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि अगेंस्ट स्टेट का क्या मतलब है। हमें सबको मालूम है कि हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल था। अब कॉलोनियल रूल में जो शासक थे वो हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई है और यदि शासक के ऊपर एक चेक नहीं रहे, यदि रूलर के ऊपर एक चेक नहीं रहे, भले ही उन्हें हमने चुना है, लेकिन यदि उनके ऊपर एक चेक नहीं रहे तो फिर से कहीं ना कहीं बात बिगड़ती चली जाएगी। इसीलिए फंडामेंटल राइट में जो है वो हमें स्टेट के खिलाफ भी दिया गया। कहने का मतलब यदि कोई शासक, यदि कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी मनमानी करता है तो हमारे पास वो हक है कि हम उसे उसकी सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। और अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलर आपके खिलाफ कुछ कर सकता है, कोई व्यक्ति भी ऐसा है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करे, तो ऐसी कंडीशन में भी हम कोर्ट में जा सकते हैं हेल्प के लिए। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है, इसके बाद राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है यही वो राइट है जो हमें सेफ गार्ड करता है इस चीज़ से कि यदि कोई स्टेट यानी कि कोई गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है या कोई इंडिविजुअल हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो हम कोर्ट में हेल्प के लिए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट के ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक्सप्लेन करूंगी डिटेल्स में कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, कितने से कितने आर्टिकल के बीच हैं, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट जो है, क्या हमें सचमुच ही आज़ादी है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं या हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी उसमें। पर अभी हम इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं और वो है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये इंडिया है, क्योंकि हम इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, और
और ये कोई सा भी धर्म है। तो इंडिया ने सभी धर्मों से एक डिस्टेंस बना के रखा है। कहने का मतलब एक ऐसी कंट्री जो किसी भी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं देती है बल्कि सभी धर्मों से बराबर दूरी बना के रखती है, तो ऐसे कंट्री को हम सेक्युलर कंट्री कहते हैं। इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है जो इसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देखते होंगे मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान का नाम ले लीजिए, अफ़गानिस्तान का ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देती है। बहुत थाईलैंड देख लीजिए, बौद्ध धर्म को मान्यता देता है, पर हमारे यहाँ पे इस तरह से नहीं है। हमारी जो कंट्री है वो सभी धर्मों से बराबर दूरी बना के रखती है। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता है। इसमें ये बात बताई गई है कि एक सेक्युलर स्टेट कौन है और उसके गोल्स क्या होने चाहिए। तो एक तो ये है कि एक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट नहीं करें। दूसरा है कि सेम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सेम कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट नहीं करें। और तीसरी बात है कि जो स्टेट है वो दबाव में डाल के किसी को उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए। स्टेट उसको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकता है कोई सा धर्म चुनने के लिए या कि कोई सा धर्म छोड़ने के लिए। तो इसी को सेक्युलर स्टेट कहते हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ भारत की बात नहीं करें, किसी भी देश का जो इतिहास होता है वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि उसकी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा होगा, कौन सी तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई जाएगी, कौन से तरीके का शासन वहाँ पे चलेगा। तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है हिस्ट्री पे। तो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटी ये साथ साथ चलते हैं। यानी आज की जो पॉलिटी है ये कल के हिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि हमें जो कुछ भी कॉलोनियल रूल में बर्दाश्त करना पड़ा, हम बिल्कुल ही ये नहीं चाहेंगे कि जब हमारी अपनी गवर्नमेंट हो और हमारा अपना शासन हो तो भी कोई हमारे साथ इस तरह का करे। इसीलिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम क्या चुनेंगे वो हमारे कल के इतिहास पे डिपेंड करता है। एक और बात है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी कि सुधार की गुंजाइश। सुधार का क्या मतलब है कि जो भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया ज़रूरी नहीं है कि वो आज के समय में भी इतना अप्रोप्रिएट हो। ये उस समय के लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहा होगा, लेकिन आज के समय में इसमें कुछ बदलाव समय समय पे होता रहता है। तो जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में कुछ बदलाव किया जाता है तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल चीज़ है, जो उसके जो बेसिक चीज़ें हैं उसको बदला जाए। जैसा ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए। इस तरह से हमने देखा अभी तक इतने सारे आइडियल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट और सेक्युलरिज्म। तो ये थोड़ा सा लगता है कि बहुत भारी होगा और समझ नहीं पाओगे, तो ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे, ये तो फर्स्ट चैप्टर है, आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, ये जाहिर सी बात है कि फर्स्ट चैप्टर में बहुत बेसिक चीज़ें बताई जाती है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन शब्दों का जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा, जो जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं उन शब्दों का जब आगे चल के इस्तेमाल होगा तो आप उसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो मेरा पार्ट 2 वीडियो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और इसमें मैं पार्ट 1 का भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और यदि आपको समझ में आया है बहुत अच्छे तरीके से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा कि जब कभी भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी तो वो आपको मैसेज आ जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।